हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके टेक्सटाइल से संबंधित होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है? ऑप्शन है रेशों से धागा बनाया जाता है, रेशों को गट्ठर में बांधा जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है या फिर रेशों को साफ किया जाता है। तो क्या किया जाता है? कार्डिंग, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? धुनाई। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? धुनाई कहा जाता है। ठीक है, धुनाई यानी कार्डिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? रेशों से धूल कण, मिट्टी, जो भी उसमें अशुद्धियां होती हैं उनको निकाला जाता है और यही कार्डिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कि रेशों को साफ करना। नेक्स्ट है, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन है क्रैपिंग, सैनफोराइजिंग, टेंटरिंग, सिरेइंग। तो क्या कहलाता है? देखिए, कपड़े को लंबाई व चौड़ाई यानी वस्त्र को समानांतर करने के लिए क्या किया जाता है? वस्त्र पर टेंटरिंग परिसज्जा की जाती है, वस्त्र को समानांतर लाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कपड़े को 10% कास्टिक सोडे में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें कास्टिक सोडे का यूज़ किया जाता है वो कौन सी परिसज्जा होती है? ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग या फिर पार्चमेंटाइजिंग। तो क्या होता है जिसमें कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग एक परिसज्जा है वस्त्रों पर की जाने वाली, और ये सूती वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण परिसज्जा होती है। किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण परिसज्जा होती है। कास्टिक सोडे की इस पर क्रिया कराई जाती है और ये मर्सराइजिंग होती है जिस पर 10% कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्रिल बुनाई रेशे का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है मलमल है, चादर है, स्पोर्ट्स कोट है या फिर सर्ज है। तो कौन सा है ट्रिल बुनाई का उदाहरण? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, सर्ज। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? डेनिम आपका आता है, डेनिम आपका ट्रिल बुनाई में आता है, गैबर्डीन आता है। ठीक है, गैबर्डीन आपका आता है, ट्रिल हो गया, सर्ज हो गया, ये सभी आपके ट्रिल बुनाई के उदाहरण है। ट्रिल बुनाई को और क्या कहा जाता है? इसे तिरछी बुनाई कहा जाता है। ठीक है, तिरछी बुनाई से कहा जाता है ट्रिल बुनाई को। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाने का होता है? यानी जो बुनाई आपकी 2 तंतु ताने और 2 तंतु बाने इस टाइप की होती है, कौन सी होती है? ऑप्शन है स्वीवेल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल बुनाई, प्लेन बुनाई। तो कौन सी होगी? डबल बुनाई। डबल बुनाई में क्या होता है? 2 तंतु ताने के होते हैं, 2 तंतु बाने के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, करगे का मुख्य भाग है। कौन सा है करगे का मुख्य भाग? ऑप्शन है क्लोथ बीम होता है, शटल है, हार्नेस है या इनमें से सभी हैं। तो करगे के मुख्य भाग इनमें से सभी हैं। क्लोथ बीम आपका है, शटल है, हार्नेस है, और कौन कौन से होते हैं? वार्प बीम होता है, वार्प बीम आपका आ गया, क्लोथ बीम आ गया, हार्नेस आ गया, शटल आ गया। ठीक है, और क्या होता है? और रीड होता है। ठीक है, रीड, ये सभी क्या है? करगे के मुख्य भाग होते हैं। इनको याद रखिएगा, वार्प बीम हो गया, क्लोथ बीम, शटल, हार्नेस और रीड, ये सभी करगे के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग किस पर दी जाती है? ऑप्शन है नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लेजिंग जो परिसज्जा दी जाती है ये वस्त्र पर चमक लाने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसमें क्या होता है? वस्त्र पर मांड या फिर गोंद आदि का प्रयोग करते हैं वस्त्र को कड़ा करने के लिए। रासायनिक पदार्थ लगाकर वस्त्र को एक के बाद एक लगातार 3 रोलर्स के माध्यम से निकाला जाता है। रोलर्स के यदि माध्यम से निकाला जाता है तो उनमें इतना दबाव और गर्मी होती है कि वस्त्र कड़ा करने वाला जो पदार्थ होता है वो चमकने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गोंद या स्टार्च का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं? वस्त्र को एक के बाद एक यानी कि 3 बार रोलर्स के मध्य से निकालते हैं और जो भी इस पे पदार्थ आपने लगाया है वो दबाव और गर्मी के प्रभाव से क्या होने लगता है? चमकने लगता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लेजिंग कहलाती है। इसमें गोंद और स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
कटे फटे वस्त्रों को रफू करना कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन है डार्निंग, फेसिंग, ग्रेन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है कटे फटे वस्त्र पर रफू करना? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। डार्निंग में क्या होता है, जो भी कटे फटे वस्त्र होते हैं उनको रफू करना गार्निंग कहलाता है। फेसिंग की यदि बात करें, फेसिंग में क्या होता है, कपड़े की वह पट्टी जो परिधान के गले वाले भाग में फिनिशिंग हेतु प्रयोग की जाती है, वो क्या कहलाती है? फेसिंग कहलाती है। ठीक है, फेसिंग क्या है? जो कपड़े की वह पट्टी जो परिधान के गले वाले भाग में फिनिशिंग देने के लिए होती है। ये गले वाला भाग जो होता है कपड़े का, इसमें जो फिनिशिंग देने के लिए होती है वो आपकी क्या कहलाती है? फेसिंग कहलाती है। ठीक है, ग्रेन क्या होता है? ग्रेन का कभी आपसे पूछ ले तो वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई में धागों की दिशा को कहा जाता है। ठीक है, जो धागे लंबाई में होते हैं उन्हें स्ट्रेट ग्रेन बोल देते हैं। तो ग्रेन आपका क्या कहलाता है? वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई में धागों की जो दिशा होगी उसको ग्रेन कहते हैं। ऑप्शन आपका रफू करना क्या कहलाता है कटे वटे वस्त्रों पर? डार्निंग। ऑप्शन ए इसका सही था। नेक्स्ट है लहर वाली डिज़ाइन कहलाती है। लहर वाली डिज़ाइन या परिसज्जा कौन सी है? ऑप्शन है मोयरिंग, एम्बोजिंग, वेटिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, लहर वाली डिज़ाइन किस में बनाई जाती है? उसे मोयरिंग परिसज्जा कहते हैं। और एम्बोजिंग यानी नक्काशी करना वस्त्रों पर। नक्काशी रोलर्स की सहायता से नक्काशी की जाती है। इनमें रोलर्स जो होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उनमें नक्काशी बनी रहती है। उन्हीं से वस्त्रों पर दाब और ताप की वजह से क्या होता है, वो डिज़ाइन जो है, नक्काशी जो है वो वस्त्रों पर आ जाती है जब उनको रोलर्स के मध्य से निकाला जाता है। वेटिंग आपको पता ही है, रेशम वाले वस्त्रों पर की जाती है क्योंकि वो इतने हल्के हो जाते हैं जब उनकी गोंद निकल जाती है कि उन पर वेटिंग परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है वह कपड़े जो हथकरघा से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए वे कहलाते हैं। यानी जो वस्त्र हथकरघे से निकाल दिए गए हैं और उन पर अभी तक कोई परिसज्जा नहीं हुई है, बुनाई हो गई है, तो वो कौन से वस्त्र होते हैं? ऑप्शन है सीजिंग, स्काउरिंग, ग्रे गुड्स या फिर डीसाइजिंग। तो कौन से होते हैं वो वस्त्र? ग्रे गुड्स कहलाते हैं जिन पर अभी कोई परिसज्जा नहीं हुई है। स्काउरिंग आपका होता है ऊनी वस्त्रों की सफाई करना। ऊनी वस्त्रों की सफाई करना आपका क्या कहलाता है? स्काउरिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह धागे जो सिलाई करते समय वस्त्र पर निकल आते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हेम, गुस्से, फेसिंग या फिर फ्रे। तो क्या कहलाते हैं? जब आप वस्त्र पर सिलाई करते हैं और सिलाई करते समय वस्त्र पर जो धागे निकल आते हैं उन्हें फ्रे कहा जाता है। ठीक है, फ्रे कहा जाता है। हेम की यदि बात करें तो हेम जो कि वस्त्र को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए किया जाने वाला टांका होता है। हेम क्या है? टांका है वस्त्र की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, गुस्से क्या है? तो गुस्से की यदि बात करें हम, गुस्से में क्या होता है, वस्त्र जो होता है उसके वस्त्र का चौकोर टुकड़ा होता है। ठीक है, गुस्से क्या है? चौकोर टुकड़ा वस्त्र का। एक मिनट, वस्त्र का चौकोर टुकड़ा होता है गुस्से। ठीक है, और जो वस्त्र सिलाई करते समय जो वस्त्र पर धागे निकल आते हैं वो आपके फ्रे कहलाते हैं। ठीक है, हेम क्या है? हेम वस्त्र को फिनिशिंग प्रदान करने वाला टांका होता है। ठीक है, ये टांका है आपका जो वस्त्र को फिनिशिंग देता है। ठीक है, फेसिंग क्या था? फेसिंग मैंने आपको बता ही दिया था, कपड़े की वो पट्टी होती है जो परिधान के गले वाले भाग में फिनिशिंग देती है। नेक्स्ट है लैपिड बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। लैपिड बुनाई के लिए क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ताने के रेशों के एक सेट की, बाने के रेशों के एक सेट की, दोनों की, या तानों के रेशों का एक सेट व बाने के रेशों का एक सेट। तो लैपिड बुनाई में क्या होता है? ताने के रेशों का एक सेट और बाने के रेशों का एक सेट की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट है टोफ्टा निम्न का उदाहरण है। ऑप्शन है लैपिड बुनाई का, साटिन बुनाई का, ट्रिल बुनाई का या लिनो बुनाई का। तो टोफ्टा किसका उदाहरण है? तो टोफ्टा है आपका लैपिड बुनाई का। ठीक है, नेक्स्ट है
परिसज्जा का उद्देश्य है ऑप्शन है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना या फिर आसानी से सिलना। तो क्या होता है, एक मिनट, ये जो 13 क्वेश्चन है इसको मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगी। दोबारा जब हम एमसीक्यू करेंगे उसमें मैं आपको इसको बता दूंगी। ऑप्शन शायद इसका शायद 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका शायद सही होगा 13। नेक्स्ट है परिसज्जा का उद्देश्य है, ऑप्शन है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मिलना। तो परिसज्जा का क्या उद्देश्य होता है, आकर्षक बनाना। ऑप्शन ए इसका सही होगा। हम इसीलिए तो वस्त्रों पर परिसज्जा करते हैं ताकि वस्त्रों को आकर्षक बनाया जाए, उस पर मोयरिंग लहर वाली डिजाइन उस पर बनाएंगे, ठीक है, और उस पर नक्काशी करेंगे जिससे कि वस्त्र को सुंदर बनाया जा सके। नेक्स्ट है हाथ से कच्चा टाका करना कहलाता है। हाथ से कच्चा टाका करना क्या कहलाता है, ऑप्शन है बेस्ट, जेकार्ड, ब्लाइंड स्टिच, फिलामेंट। तो क्या कहलाता है, बेस्ट कहलाता है हाथ से कच्चा टाका करना, ठीक है। या जो टाका किया जाता है इसको हम टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टक, ठीक है। जो टाका दिया जाता है उसको टक कहते हैं या बेस्ट कहते हैं। बेस्ट यानी पिन से टाकना, ये पिन से टाकना या फिर कच्चा टाका इसे कहते हैं। जैकार्ड क्या है, बुनाई का प्रकार है। ब्लाइंड स्टिच वो तुरपन होती है जो दिखाई नहीं देती, जब तुरपाई की जाती है और सीधी तरफ से जब कपड़े को देखते हैं तो उसमें नजर नहीं आती, तो इसे ब्लाइंड स्टिच। फिलामेंट आपको पता ही है, लंबे रेशों को कहते हैं। नेक्स्ट है कपड़े बनाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन है बुनाई कहते हैं, कताई, कार्डिंग, कॉम्बिंग। तो क्या कहा जाता है, कपड़े बनाने की विधि को बुनाई कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है ऑल्टर कहते हैं। ऑल्टर किसे कहते हैं, ऑप्शन है एक प्रकार की तुरंत सीधी उल्टी तरफ से दिखाई नहीं देती, पैटर्न में इस प्रकार बदलाव करना, वह शरीर माप के अनुसार फिट बैठे, कपड़े को काटने से पहले शरीर नाप के अनुसार रेखांकन करना, या उपर्युक्त सभी। तो ऑल्टर किसे कहा जाता है, तो ऐसे पैटर्न को कहा जाता है कि जिसमें इस प्रकार बदलाव किया जाता है कि वो शरीर माप के अनुसार फिट बैठे, उसे ऑल्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। डेनियर ग्राम में भार है तो कितना है, ऑप्शन है धागे का 9000 मीटर का, 1000 मीटर का, धागे का 560 मीटर का, 840 मीटर का। तो कितना है, 9000 मीटर का। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है करगे की हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके, क्या कहलाता है, ऑप्शन है सैडिंग, पिकिंग, बुनना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, शेडिंग कहलाती है, ठीक है। शेडिंग में क्या होता है, हार्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल गुजरता है, ये आपकी शेडिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, इसकी जो बुनाई की प्रक्रियाएं होती हैं उनका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो पहले इसमें शेडिंग आता है, उसके बाद पिकिंग आता है, उसके बाद बैटनिंग आता है, लपेटना व छोड़ना, ठीक है। ये सब इसकी प्रक्रिया होती हैं बुनाई की, ठीक है। शेडिंग, पिकिंग, बैटनिंग, लपेटना व छोड़ना, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रेशों के उनके डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो किसके आधार पर रेशो को ग्रेडिंग दी जाती है, ऑप्शन है समानता के आधार पर, लंबाई के आधार पर, दीर्घाकार या फिर स्टेपल। तो किसके आधार पर दी जाती है, उनकी लंबाई के आधार पर रेशो को ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है। किसके आधार पर, उनकी लंबाई के आधार पर। स्टेपल आप लोग को पता ही होगा, स्टेपल क्या होता है, जो छोटे रेशे होते हैं वो आपके स्टेपल कहलाते हैं। छोटे रेशों में भी रेशम तो आपका कैसा है, रेशम आपका फिलामेंट है, और स्टेपल जो आपके प्राकृतिक रेशे हैं जैसे कि कॉटन हो गया, ऊन हो गए, ये सभी क्या स्टेपल हैं। बाकी जो सिंथेटिक रेशे होते हैं उनको अपने अनुसार लंबाई दी जाती है, तो वो आपके फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके 20 MCQ थे। और इसमें एक जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला टोफ्टा, ये टोफ्टा नहीं टफेटा है, ठीक है, टफेटा है। और ये जो टफेटा है ये रिब बुनाई का उदाहरण है, ठीक है, रिब बुनाई का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ई में बना देती हूँ रिब बुनाई, ठीक है। रिब बुनाई का उदाहरण है टफेटा, ठीक है। और ये कैसी होती है, सादी बुनाई होती है ये। तो ये आपके 20 MCQ थे। कहीं भी आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।